हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी? हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। एक खतरनाक सा सीन हो गया पिछले 3 दिन में। ठीक, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं संडे को भी एक वीडियो दे दूंगा और फिर इस हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो एक तो मेरे पास रिकॉर्डेड रखी थी, तो वो मैंने वेडनेसडे यानी कल डाल दी थी। आज ये थर्सडे वाली वीडियो है भाई साहब। ठीक, मतलब आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ थर्सडे को। हुआ क्या, जो कल वाली वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी सैटरडे को। ठीक, अब संडे को था हमारे यहाँ जागरण जग रहा था। उसमें भाई साहब जो गाना गाया है, जो मस्ती की भाई, गला पूरी तरीके से जा चुका था। गले में इन्फेक्शन हो गया था भाई, टॉन्सिल्स हो कहते हैं, वो हो चुकी थी, जिसके चलते भाई मैं 3 दिन तक कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, आज थर्सडे है। आज मैं थर्सडे वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज शाम को ही इसको डाल दूंगा। ठीक, कल जो वीडियो बनी थी वो पुरानी रिकॉर्डेड थी। ठीक, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि आप लोग को 3 दिन का वेट करना पड़ा वीडियो के लिए। और सिर्फ यही नहीं, जो द नॉलेज ऑफ बॉय चैनल है, उसको भी मैंने सोचा था कि एक नवरात्रि स्पेशल की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, लेकिन जैसे मैं उस पर काम करना स्टार्ट करने वाला था, वैसे ही वो मेरा गला जो है वो चला गया। ठीक, अब इसे सीन क्या हुआ, स्क्रिप्ट तो मेरे पास लिख के रेडी है, बट अभी ना मैंने रिकॉर्ड किया है ना एडिटिंग स्टार्ट की है, कुछ नहीं हुआ है अभी उसका। तो अब आज मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा, इसको रिकॉर्ड करने के बाद उसी की बारी है। इसको रिकॉर्ड करके मैं उस वीडियो को भी रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसकी एडिटिंग करूंगा। कहीं संडे तक वो वीडियो आ गई, फिर नवरात्रि खत्म हो चुकी होगी भाई। ठीक, आज ही दशहरा है, इनफैक्ट आज दशहरा है। तो ठीक है, लेकिन मैं वीडियो मतलब नवरात्रि वाली मैं बनाऊंगा भी और डालूंगा भी, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के रखी है मेरे पास। अब अगले साल तक क्या करूंगा स्क्रिप्ट का। ठीक, तो बना दूंगा मैं। ठीक, अब काफी हद तक गला सही है, लेकिन एकदम फाइन नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ दिक्कतें हैं अभी भी, लेकिन ठीक है काफी हद तक। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। चैप्टर हमारे पास था कौन सा, अ शर्ट इन द मार्केट। ठीक, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था शर्ट इन द मार्केट, और इस चैप्टर में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। ठीक, क्या पढ़ी थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का हमने ओवरव्यू देखा था, एक इंट्रोडक्शन देखा था कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या बात हो रही है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बनता है, वो मार्केट में पहुंचता है, मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेडर्स के पास पहुंचता है, होलसेल ट्रेडर, रिटेलर, इन सारों के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में, और फिर जो बायर्स होते हैं वो उस मार्केट से जाके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक, अब इसमें प्रोडक्ट के बनने से लगा के प्रोडक्ट के बेचने तक हर स्टेप पे, जिस भी स्टेप से प्रोडक्ट होकर गुजरता है, वहां पर उसको क्या करनी पड़ती है, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक, तो वो बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, वो चीजें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने देखा एक स्टोरी के थ्रू कि किस तरह से जो कॉटन थी उसको ग्रो किया जाता है। अब कॉटन के ग्रो होने के बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से उसको मार्केट पहुंचाया जाता है, तमिलनाडु की जो मार्केट थी वहां पर। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला सीन था, हमने स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ रखा था कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहां पहुंचता है, मार्केट में पहुंचता है उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक, यहां तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा और थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। ठीक, और भाई असेंबल, पीडीएफ कहाँ गई, 1 2 3 1 ये। ठीक, हमको टॉपिक स्टार्ट करना था पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स एट होम। ठीक, the merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received for clothes. The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth. ठीक, तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक, कर्म करना तो बड़ा कांड हो जाता है, देख लो। ठीक,
जो पुटिंग आउट सिस्टम बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, जहां से हमने कहानी को छोड़ा था पिछले लेक्चर में, वहीं से कहानी को हम क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक, वहीं से हम कहानी क्या कर रहे हैं, वहीं से अपन लोग कहानी को उठा रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसा हमने देखा था कि जो मार्केट थी तमिलनाडु की, वहां पर जो होलसेलर्स होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कॉटन बन के आता है, वो जो सिल्क बन के आता है, उसको ऑर्डर लेते हैं। ठीक, क्लॉथ्स का ऑर्डर लेते हैं जो बड़े मर्चेंट होते हैं उनसे। मान लो किसी कोई एक बड़ा मर्चेंट है, उसने ये जो छोटा मर्चेंट है उसको ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 पैंट और 1000 शर्ट्स चाहिए। ठीक, तो अब ये जो छोटा मर्चेंट है, ये उन 1000 पैंट और 1000 शर्ट्स का जो ऑर्डर है वो उन वीवर्स को देगा। ठीक, अब वो वीवर्स जो होंगे वो पैंट शर्ट बना के नहीं देंगे, वीवर्स यार्न लेंगे, यानी कि जो धागा लेंगे। ठीक, अब देखो, इससे पहले कि मैं तुमको समझाऊं, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो समझो, एक प्रोसेस समझना। ठीक, अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, इसको साइड में समझना। ये चैप्टर से अलग चीज है, मैं तुमको एक कॉन्टेक्स्ट के लिए समझा रहा हूं ताकि तुमको चीजें समझ में आए, कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब समझना, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, वो बहुत सारे स्टेप से होके गुजरती है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोडक्शन का। ठीक, किस चीज का प्रोडक्शन का, सॉरी कल्टीवेशन का। ठीक, जैसे मान लो हमको कोई भी तरीके का कपड़ा बनाना है, अगर मान लो हमको कॉटन बनाना है, तो हमको शीप से, सॉरी शीप से नहीं, हमको जो कॉटन के प्लांट्स आते हैं उनसे कॉटन क्या करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। अगर मान लो हमको सिल्क बनाना है, सिल्क का कपड़ा बनाना है, तो उस सिल्क के कपड़े से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को सिल्क के कपड़े अगर हमको बनाने हैं तो उसके लिए हमको सिल्क की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, किसके थ्रू, सिल्क वॉर्म के थ्रू। अगर हमको वुलन क्लॉथ बनाने हैं तो हमको शीप की जो वूल होगी वो चाहिए होगी। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप आता है क्लॉथ प्रोडक्शन में, वो आता है हमारा कल्टीवेशन का। ठीक, अब कल्टीवेशन हो गया, कल्टीवेशन होने के बाद अब इन लोग का काम, जो फार्मर्स थे उनका काम खत्म। अब ये जो फार्मर्स होंगे ना, ये उन कॉटन को या फिर जो भी सारी चीजें हैं वो बेचेंगे किसको, मर्चेंट्स को। ठीक, मर्चेंट उसको कन्वर्ट करेंगे थ्रेड में, यानी कि कुछ इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, थ्रेड में जो धागे आते हैं, धागे देखें, जब कोई कोई बटन हमारे शर्ट के टूट जाते हैं तो मम्मी क्या करती है, एक सुई के पीछे धागा बांधती है और उससे फिर सिलाई करती है। ठीक, तो वही धागा, मर्चेंट जो होते हैं वो धागा बनाते हैं, और धागे से, धागा बनाने के बाद जो वीवर्स होते हैं, यानी कि सिलाई करने वाले होते हैं, उनको दे देते हैं वो धागा, किस चीज के लिए, यार्न, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए। ठीक, कपड़ा अभी पैंट शर्ट बन के नहीं रेडी हुआ है। ठीक, अब कपड़ा तुम्हारा अब जो वीवर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वीवर जो होते हैं वो इस धागे को सिल के क्या करते हैं, वो इस धागे को सिल के ऐसे फॉर्म में, यानी कि ज्वाइंट करने का, इन थ्रेड्स को ज्वाइंट करने का, वीव करने का काम कौन करते हैं, वीवर्स। अब जब ये कपड़ा बन गया तो इस कपड़े से जो डिजायर्ड क्लॉथ होती है फिर वो बनती है, फिर यहाँ पे होती है क्लोथिंग, यहाँ पर क्लॉथ बनना स्टार्ट होता है, यानी कि इस कपड़े से पैंट शर्ट टी शर्ट लोअर जो बनानी होती है वो यहाँ पर बनता है। ठीक, तो मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, उन मल्टीपल स्टेजेस को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो क्या होती है, कल्टीवेशन होती है, कल्टीवेशन के बाद थ्रेड बनता है, थ्रेड के बाद यार्न बनता है, और यार्न के बाद क्लॉथ बनता है। ठीक, तो अब जो सबसे बड़े मर्चेंट होते हैं, जिनकी खुद की कंपनीज होती हैं, ठीक, जैसे रेमंड हो गया और एडिडास, मतलब जो भी क्लोथिंग कंपनीज होती हैं, वो मर्चेंट्स क्या करती हैं, वो मर्चेंट्स को क्लॉथ के ऑर्डर देती हैं कि मुझे 50,000 पैंट शर्ट के पीसेस चाहिए। अब वो जो मर्चेंट होता है ना, वो सबसे पहले थ्रेड प्रोवाइड करता है किसको, वीवर्स को, यानी कि जो सिलने वाले होते हैं। फिर वो वीवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वीवर्स उस थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं। ठीक, कपड़ा मेन फॉर्म का कपड़ा नहीं, वो शर्ट नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ शर्ट का कपड़ा रेडी करते हैं। ठीक, वीवर से काम समझ में आया, वीवर शर्ट पैंट या फिर कोई भी क्लॉथ नहीं बनाते हैं, वो क्लॉथ का कपड़ा रेडी करते हैं, वो क्लॉथ का मटेरियल रेडी करते हैं। ठीक, ये बेसिक चीज समझ में आई। अगर ये समझ में आए तो आगे सारी चीजें बहुत आसान होने वाली है। ठीक, तो बेसिकली यही बताया गया है कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो आसपास जो लोकल वीवर्स होते हैं उनको यार्न यानी कि धागा प्रोवाइड करते हैं, थ्रेड प्रोवाइड करते हैं, और उससे ये जो वीवर्स होते हैं ये कुछ इस तरीके के क्लोथ बनाते हैं जिससे आगे चलकर शर्ट पैंट्स बनती हैं। ठीक है,
For the weavers, this arrangement seemingly has two advantages. The weavers do not have to spend their money on purchasing yarn. ठीक, तो अब इस पुटिंग आउट सिस्टम जो होता है कि जो पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि जो एक मर्चेंट होता है वो वीवर को थ्रेड्स प्रोवाइड करता है और उन थ्रेड्स का यूज करके वीवर क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है। ठीक, और फिर वो उस कपड़े को उसी मर्चेंट को बेच देता है। ये जो पूरा सिस्टम होता है ये होता है हमारा पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक, अब अगर बात करें पुटिंग आउट सिस्टम में, तो पुटिंग आउट सिस्टम में वीवर्स जो होते हैं उन वीवर्स को डुअल एडवांटेज होता है। वीवर्स हैव डुअल एडवांटेज। ठीक, वीवर्स जो होते हैं इस पुटिंग आउट सिस्टम में उनको डुअल एडवांटेज होते हैं, दो तरीके के एडवांटेज होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला तो है कि सबसे पहली चीज क्या है, नो इन्वेस्टमेंट, या फिर कह सकते हो लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट सबसे पहली ही चीज है, लो इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगर मान लो कि वीवर्स को थ्रेड खुद खरीद के खुद ही कपड़ा बनाना होता तो सबसे पहली चीज तो उनको थ्रेड खरीदने में ही पैसे खर्च करने पड़ जाते। ठीक, तो वहां पर क्या होता, वहां पर उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ता, वहां पे उनके ऊपर क्या होता, एक प्रेशर पड़ता कि हमको थ्रेड्स खरीदने हैं। ठीक, लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो मर्चेंट्स हैं इन्होंने थ्रेड्स प्रोवाइड कर दिए, तो अब इनको बस मशीनरी पे पैसे खर्च करने हैं और मशीनरी पे पैसे खर्च करके क्या करना है, मशीनरी पे पैसे खर्च करके इनको क्लॉथ प्रोड्यूस कर देना है। ठीक, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है सबसे पहली चीज तो वो कम हुई। Also the problem of selling, नहीं मिनट, also the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weavers know from the outset which cloth they should make and how much of it is to be woven. ठीक, और दूसरा क्या है कि लॉस का जो रिस्क होता है वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है, रिस्क ऑफ लॉस वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है, रिस्क ऑफ लॉस कैसे रिड्यूस हो जाता है? तो देखो, अगर मान लो एक एग्जांपल है छोटा सा कि आपको मैं कह दूं, मतलब आपको मैं कह दूं कि आपको 100 जूते बना के देने हैं। ठीक, तो आप कितने जूते बनाओगे? जाहिर सी बात है 100 बनाओगे। ठीक, अगर पागल नहीं हो आप तो। ठीक, अगर मैं एक मर्चेंट हूं, मैंने आपको 100 जूते बनाने का ऑर्डर दिया तो आप कितने जूते बनाओगे? 100 जूते। ठीक, और आपके पास गारंटी है कि मैं 100 जूते बना रहा हूं तो 100 जूते ये जो मर्चेंट है मुझसे खरीदेगा। ठीक, लेकिन वही मान लो अगर मैं मर्चेंट ना हूं, मतलब मैं अवेलेबल ना हूं, तुम क्या करोगे? तुम कितने जूते बनाओगे? 20 बनाओगे, 50 बनाओगे, 100 बनाओगे, 200 बनाओगे? जिस तरीके से तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी होगी तुम उस तरीके से बनाओगे। ठीक, अच्छा, अब मान लो तुमने 20 जूते बनाए और तुम्हारे पास अचानक से एक व्यक्ति आएगा जिसने तुमसे 50 जूते मांग लिए। ठीक, तो वहां पर भी तुम्हारा लॉस हुआ कि तुम 50 दे सकते थे उसको लेकिन तुम नहीं दे पाए। अगर मान लो तुमने 100 जूते बना लिए लेकिन अब तुमको वो बेचने के लिए ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। ठीक, तो वहां पे लॉस की सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन वही जब बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में एक मर्चेंट अवेलेबल होता है तो वो आपके ऊपर एक गारंटी होती है कि मैं जितना बनाऊंगा वो इतना ये मर्चेंट खरीद लेगा। ठीक, जिसके चलते जो चांसेस ऑफ लॉस होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, वो बहुत घट जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया? However, this dependence on the merchants both for raw material and market means that the merchants have a lot of power. They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. ठीक, तो अब ये एडवांटेज तो है व्यूअर्स को, लेकिन इस एडवांटेज के साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज कैसा है? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि यहां पर ये जो हम सिस्टम देख रहे हैं पूरा, इसमें हम देख रहे हैं कि वीवर्स पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मर्चेंट्स पे। ठीक, अपने थ्रेड्स के लिए भी, थ्रेड्स से जो कपड़े बनाए हैं उसको बेचने के लिए भी, इन दोनों कामों के लिए वो मर्चेंट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो जब वो मर्चेंट्स पे डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं जो मर्चेंट कहेगा, जो मर्चेंट उनसे बोलेगा, उनको वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक, उनको वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक,
जिसके चलते क्या होता है कि मर्चेंट भी इस चीज का फायदा उठाते हैं। मर्चेंट जो होते हैं वो वीवर्स को बहुत कम प्राइस पे करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वीवर्स क्या है, हम पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ठीक, the weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold. At the cloth market, merchants sell the clothes to the garment factories. In this way, the market works more in favor of the merchants. ठीक, तो अब क्या हो गया कि डिसएडवांटेज बेसिकली है क्या? तो डिसएडवांटेज ये है कि वीवर्स हैव नो राइट, वीवर्स हैव नो राइट है। इसमें भी राइट्स मांगते हैं क्या? बिल्कुल। अब क्योंकि एक वीवर हमेशा मर्चेंट पे डिपेंडेंट रहता है, तो मर्चेंट उसको जितना प्राइस पे करेगा, वीवर को उतना प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लो वीवर ने ज्यादा नाम नुकुर की कि नहीं भाई मुझे ज्यादा पैसे दो, तो वो क्या करेगा? मर्चेंट ऑर्डर कैंसिल कर देगा। ठीक, वीवर का लॉस हो जाएगा। तो वीवर को उतना ही प्राइस लेना पड़ता है जितना उसका मर्चेंट उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन यही मर्चेंट जब उस क्लोथ को, उस कपड़े को मार्केट में मेन फैक्ट्री में बेच जाता है ना, तो वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कमा लेता है। ठीक, इसी के चलते अगर एक हम पूरा सिनेरियो देखें तो इस पूरे बाइंग एंड सेलिंग के सिनेरियो में जो वीवर्स हैं वो डिसएडवांटेज हैं। क्यों है? क्योंकि वो मर्चेंट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट उनका फैक्ट्री से कोई लिंक नहीं होता है। ठीक, क्लियर है? Weavers invest all their savings or borrow money at high interest rates to buy looms. Each loom costs rupees 20,000, so a small weaver with 2 looms have to invest rupees 40,000. ठीक है, क्या बताया गया है कि वीवर्स को बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ता है एक हाई इंटरेस्ट रेट पे लूम्स खरीदने के लिए। लूम्स मतलब वो जो कपड़े बनाने वाली मशीन होती है वो खरीदने के लिए। ठीक, टिपिकली एक जो कपड़े बनाने वाली मशीन होती है वो 20,000 की आती है, तो और एक वीवर को लगभग 2 लूम्स चाहिए होते हैं, तो वो 40,000 रुपए के लगभग आसपास का लोन क्या करता है, सॉरी, लेता है। ठीक, the work on these looms cannot be done alone. The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce clothes. For all this work, they earn about rupees 3,500 per month. ठीक, क्या बताया गया है कि अब ऐसा तो है नहीं कि लूम दो ले आए तो वो लूम आपस में ही सारा काम कर ले रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, उन लूम्स को ऑपरेट करने के लिए, क्लोथ की प्रॉपर स्टिचिंग चेक करने के लिए जो वीवर होता है उसके साथ जो उसके हेल्पर्स होते हैं उनको लगभग दिन में 12 से 14 घंटे का करना पड़ता है, उन लूम्स के साथ काम करना पड़ता है। ठीक, और वही बात करें रिटर्न की कि उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है, तो वीवर्स को उसके रिटर्न में महीने का लगभग 3500 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक, पहले तो कोई कमाई नहीं होती है, कमाई तो उनकी होती है, लेकिन वो लोन रिपेमेंट में, वो मर्चेंट को बेचने में, वो सारी चीजें मिला के जो उनके पास हाथ में जो उनके प्रॉफिट बचता है दैट इज 3,500। ठीक, और हाँ, अब बात आई गई है तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तुम लोग का मैं दूर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों का वो ये होता है कि सर पढ़ने लिखने में क्या है, वो हमारे बगल घर के बगल में एक चाट का ठेला लगाता है सर, वो महीने के 40,000 कमाता है सर, एक गवर्नमेंट वर्कर से ज्यादा कमाता है वो। तो वो 40,000 कमाता तो जरूर है, लेकिन उसमें वो इन्वेस्टमेंट भी तो लगाता है अपनी। मान के चलो एक जो चाट का ठेला लगा है तुम्हारे घर के बगल में, उसकी मंथली जो इनकम उसके हाथ में सेविंग्स बचती है ना, वो 5 से 10,000 बचती है सिर्फ। ठीक, क्यों? क्योंकि बाकी उसके इन्वेस्टमेंट में भी तो जा रहा है। तो बिजनेस इज नॉट समथिंग वेरी इजी। बिजनेस में भी बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और जो आपका खुद का प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत मार्जिनल होता है। ठीक, तो ये मिसकॉन्सेप्शन मत रखना कि सर अरे बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस में तो पैसा ही पैसा है ऐसा है, बट मेहनत है और मार्जिन कम है। ठीक, the arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system whereby the merchant supplies the raw material and receives the finished product. It is prevalent in the weaving industry in most regions of India. ठीक,
एग्जांपल बताया गया है, ये किस चीज का है, पुटिंग आउट सिस्टम का। अगर बात करें पुटिंग आउट सिस्टम बेसिकली है क्या, अब फाइनली अगर बात करें पुटिंग आउट सिस्टम की, पुटिंग आउट सिस्टम की डेफिनेशन के ऊपर, तो पुटिंग आउट सिस्टम की डेफिनेशन बेसिकली सिंपली है क्या, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर जो मेन मर्चेंट है वो वर्कर से क्या करता है, मटेरियल्स और गुड्स प्रोवाइड कराता है, और वो जो वर्कर्स होते हैं वो मर्चेंट को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, ये जो पुटिंग आउट सिस्टम है ये बहुत ज्यादा फेमस है हमारे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं सिर्फ उनमें। ठीक, मतलब बाकी जगह भी फेमस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस पुटिंग आउट सिस्टम का यूज होता है वो इन्हीं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर यूज होता है। ठीक, समझ में आया क्या, बताओ एक बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक गायब हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi. The garment exporting factory will use the cloth to make shirts. ठीक, तो अब क्या बताया गया है कि इरोड में जो मार्केट थी वहां पर क्या होता है, मर्चेंट वीवर्स को यान देता है, वीवर्स उसको क्लॉथ बना के देते हैं। ठीक, अब ये जो मर्चेंट है ये दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली की मार्केट में ये सारे क्लोथ्स किसको बेचेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इन क्लोथ के ऊपर शर्ट फॉर्म करती हैं ये उनको बेचेगा। ठीक, क्लियर है। The shirts will be exported to foreign buyers. Among the foreign buyers and business persons from the US and Europe who run a chain of stores. ठीक, तो अब ये जो क्लोथ्स थे ये पहुंचे उनके पास, जो लोग क्या करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, जो लोग शर्ट्स बनाने का काम करते हैं यूएस में और यूके में, जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें उनकी स्टोर्स की चेन है, यानी कि जैसे एडिडास हो गया, ये सारी चीजें उसमें। ठीक, these large stores do business strictly on their own terms. They demand the lowest prices from the supplier. ठीक, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ये अपनी खुद की टर्म्स पे काम करती हैं। ठीक, इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ठीक, तो इसलिए सप्लायर से लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी डिमांड करती है। In addition, they get high standards for quality of production and timely delivery. Any defects or delay in delivery is dealt with strictly, so the exporter tries to best to meet the conditions set by these powerful buyers. ठीक, तो इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, जो बायर्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इनकी कंडीशन क्या होती है, इनकी कंडीशन बहुत सिंपल सी होती है कि लो कॉस्ट हाई क्वालिटी इनको रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि लो कॉस्ट पे इनको हाई क्वालिटी चाहिए होती है, नो डिलेज एंड नो डिफेक्ट। अगर डिले हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut costs. They get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages. ठीक, तो अब एक वो बहुत प्यारी कहावत है कि ये एक हाथ है, इस हाथ के ऊपर जब दूसरा हाथ रखोगे तो इस नीचे वाले हाथ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब इस हाथ के ऊपर जब तीसरा हाथ रखोगे और जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो नीचे वाले पे और प्रेशर बढ़ाएगा ये हाथ। ठीक, सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रेशर पड़ता है काम का या फिर किसी भी चीज का, तो उससे जो नीचे के लोग होते हैं ना, जो उसके अंडर में होते हैं, वो उस पर प्रेशर बनाता है। ठीक, अब क्योंकि ये जो बायर्स होते हैं इनकी बहुत हाई डिमांड होती है कि ये चाहते हैं हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो, डिले भी ना हो और कोई डिफेक्ट भी ना हो, तो ये फैक्ट्रीज पे क्या करते हैं, फैक्ट्रीज पे प्रेशर बनाते हैं। जब ये फैक्ट्रीज पे प्रेशर बनाते हैं ना तो फैक्ट्रीज अपने वर्कर्स का खून चूस लेती हैं स्ट्रॉ लगा के। ठीक, वो वर्कर्स से अपने मैक्सिमम वर्क करवाती हैं एट लो कॉस्ट। ठीक, तो इसमें पिस्ता कौन है, इसमें पिस्ता है हमारा प्यारा वर्कर। This way they can maximize their own profits and also supply the garments to foreign buyers at a cheap price. ठीक,
तो बेसिकली इससे होता क्या है कि इससे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ जो फॉरेन बायर्स हैं उनको एक रिक्वायर्ड टाइम पे, जिस टाइम पे उनकी डिमांड होती है उस टाइम पे उनको वो क्लोथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो समझ में आया। अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस पूरे वीडियो को मैं लास्ट के 2 मिनट में समराइज करूं, ठीक, तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है कि वीवर्स क्या करते हैं, वीवर्स किस तरीके से कपड़े को बना के मर्चेंट्स को देते हैं। ठीक, मर्चेंट को जब देते हैं तो मर्चेंट्स पहुंचते हैं बड़ी मार्केट में, जहां पे वो फैक्ट्रीज में उन क्लोथ्स को देते हैं। फैक्ट्रीज को जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, इनकी स्टोर्स होती हैं बहुत सारी, वो उन फैक्ट्रीज को ऑर्डर देते हैं क्लॉथ बनाने का। ठीक, जिनमें उन बायर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जैसे हाई प्रॉफिट रेट्स, डिले नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं उन फैक्ट्रीज के ऊपर। जब उन फैक्ट्रीज के ऊपर ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो वो अपने वर्कर्स से कम वेजेस पे ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, काम निकलवाती हैं, जिसके चलते वो जो वर्कर होता है वो एक ट्रैप में फंसता चला जाता है। ठीक, क्लियर है। आई होप आज की इस वीडियो में कोई समस्या तुम लोग को नहीं आई होगी। ये मैंने छोटी सी चीज आउट ऑफ द बॉक्स बताई, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ताकि तुम लोग को ये चीजें समझ में आ सके। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखो, बाय।